नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रकाश के दूसरे वीडियो के साथ आया हूं। अब देखते हैं, पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम खुद तो नहीं देख सकते, लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में ये मददगार होता है या सहायक होता है। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने तरंग और कण के सिद्धांत को भी पढ़ा था और इसके बाद बताया था कि फोटॉन का सिद्धांत भी इसी में होता है, कणों के सिद्धांत में। तो आगे हम लोगों ने इस वीडियो में ये पाया है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी प्रकाश से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इस पे हम लोगों ने लिखा है। तो इसी पे नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत छोटा हो जाता, बहुत ही लंबा हो जाता है और हमारे पास इतना बड़ा स्क्रीन नहीं है कि हम सभी क्वेश्चन को यहाँ उतार सके। तो कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम आपके साथ आए हैं जिसको आज डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक बनी रहती है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है आज की वीडियो में। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, तो इसका मतलब मैंने अलग से बता दिया कि प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात, ये निर्वात शब्द क्या है? निर्वात का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे वायु हो ही न, यानी जहाँ पे हवा न हो वही निर्वात है। जहाँ पे हवा नहीं होती है वहाँ भी प्रकाश चल सकती है। इसका मतलब यही है कि जहाँ वायु न हो वहाँ भी प्रकाश चल सकती है, लेकिन वायु तो एक माध्यम हो गया। अब इसी में अगर ध्वनि को देखें तो ध्वनि में बिना माध्यम के ध्वनि चल नहीं सकती। ये तो ध्वनि वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। निर्वात का मतलब केवल यही समझेंगे कि जहाँ वायु न हो। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, यानी जहाँ हवा नहीं है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। इसका मतलब निर्वात की जगह अगर कोई दूसरा माध्यम होता वहाँ प्रकाश की चाल या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ लिख दिया है सर्वाधिक होगी। इसका मतलब निर्वात में सबसे ज़्यादा होगी। अगर निर्वात न हो, यानी हमारे वायुमंडल में वायु भरा हो, यानी एक माध्यम है जिसका नाम है वायु, अगर वायु भरा है तो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल कुछ कम होती है, कुछ कम होती है। अगर ये कह दें कि जल हो, यानी जल में, अगर जल में आप लाइट डालते हैं तो भाई उसमें भी तो प्रकाश चलता है, आपकी नीचे की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जल में प्रकाश की चाल वायु से कम होती है। और इसी तरह अगर कांच में देखा जाए तो कांच में प्रकाश की चाल आपके चलते कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। इसीलिए यहाँ लिखा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब वायु में निर्वात से कुछ कम होगी और जल में वायु से कुछ कम होगी और कांच में जल से कुछ कम होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। इसके बाद देख रहे हैं कि प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैंने कहा ना कि हमारा स्क्रीन इतना लंबा नहीं है जिस पे हम पूरी बात लिख सकते हैं, इसीलिए हम संक्षेप में लिख देते हैं, लेकिन आपको समझा देंगे। आपकी ये ड्यूटी है कि आप इसे बेहतरीन ढंग से इसे नोट कर लेंगे। देखिए ये कहा है कि प्रकाश 3 × 10⁸। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की चाल निर्वात में, कहाँ पे? निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर लिखा है कि 499 सेकंड 8 मिनट 19 सेकंड। इसका मतलब ये है, ये भी एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड, यहाँ लिखा है 499 सेकंड, लगभग 500 सेकंड लेता है। इसका मतलब 8 मिनट 20 सेकंड। यहाँ पे मैंने लिखा है
8 मिनट 19 सेकंड ये भी हो सकता है। वैसे आप याद रखिए 8 मिनट 20 सेकंड, यानी आपके ऑप्शन में अगर 8 मिनट 19 सेकंड आता है तो 19 वाला आंसर मारिए, अगर 8 मिनट 20 सेकंड आता है तो 20 वाला मारिए। इसीलिए हमने दोनों को बता दिया। इसके बाद देखिए चंद्रमा से पृथ्वी 1.28 सेकंड, ये भी संक्षेप में ही लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लगता है। भाई चंद्रमा से पृथ्वी लिखा है, यानी चंद्रमा का प्रकाश, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, क्योंकि केवल तारों का ही अपना प्रकाश होता है। चंद्रमा कोई तारा नहीं, चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। तो उपग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता। अब ये बात आती है कि रात में हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो ये चमकता हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वहाँ प्रकाश टकरा करके, यानी चंद्रमा पे प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों में आता है, इसलिए चंद्रमा हमें चमकदार दिखाई देता है। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ेगा, जब चंद्रमा पे पड़ेगा तो वहाँ से टकरा करके हमारे पास आएगा। हम पढ़ेंगे परावर्तन, इसमें ये समझ लेंगे कि परावर्तन है क्या। तो वहाँ से टकरा करके हमारी आँखों पे आता है। तो चंद्रमा से टकरा करके प्रकाश हमारी आँखों तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चंद्रमा से पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश के पहुँचने का जो समय है वो 1.28 सेकंड है। अब देखिए यहाँ लिखा है श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश आप देखे नहीं हैं, तो पहले एक फिरंगी आता था जिसे हम लोग नचौना बोलते हैं, ऐसे नचा देते थे तो नाचता था, और उसमें अलग अलग कलर की लेयर लगी रहती है, कोई काला, नीला, पीला, यानी सभी कलर की एक लेयर लगी रहती है। अगर आप एक पेज ले लीजिए और किसी गोली वस्तु पे चिपका लीजिए, इसके बाद उसे और उस पेज को डिफरेंट कलर, यानी सभी कलर से अलग अलग कलर का एक पट्टी बना लीजिए और उसको देखिए उसमें सभी कलर हैं। अब उसको तेज़ी से घुमा दीजिए। जब तेज़ी से घुमा देंगे तो घूमती हुई वस्तु आपको वो सफ़ेद कलर की लगेगी। तो ये हमने नहीं, ये न्यूटन साहब ने बताया है कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है, न्यूटन। तो न्यूटन साहब ने कहा है कि श्वेत प्रकाश का निर्माण जो है सभी प्रकार के रंगों को एक में मिला देने से बनता है। जैसे मैंने बताया वैसे आप करेंगे तो आपको दिख जाएगा। फिर देखते हैं पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास। समझिए, जो सूर्य से प्रकाश चल करके पृथ्वी पर आता है तो इसमें जो सौर विकिरण होता है उसका परास 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर के बीच होता है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर के बीच होता है। इसको मैंने ग्राफिकल रूप में समझा दिया है, इसको समझिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर प्रतियोगी परीक्षा में, खास करके CBT 2 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी किरण। अगर ये पूछा जाए कि पराबैंगनी विकिरण का परास कितना होगा तो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होगा। तो इसको तो हम लोग देख नहीं सकते, या हाँ बिल्कुल हम लोगों को दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। नैनोमीटर का मतलब होता है माइनस में, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, तो ये बहुत छोटा होता है। तो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की परास जिसमें हो, यानी जिस प्रकाश में हो, वो पराबैंगनी विकिरण कहलाएगा। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण, इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दृश्य प्रकाश का परास कितना होता है। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसको एंगस्ट्रॉम में भी पूछ देता है कि दृश्य प्रकाश का परास कितना होता है, यानी कितना, या तो कोई वैल्यू दे देगा, इन्हीं दोनों के बीच दे देगा कि दृश्य प्रकाश का परास होगा। तो आप बताएंगे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। अब आगे आता है 700 नैनोमीटर से 10⁻⁶ नैनोमीटर के बीच जो प्रकाश की बात आती है वो अवरक्त विकिरण की आती है।
तो इसको हम लोग विधिवत अपनी कॉपी में बना लेंगे और इसको रट लेंगे और ज़्यादा ध्यान देंगे इस पे। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर और कम से कम इस पे 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आइए, यहाँ लिखा है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति, तरंग एवं कण। तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि प्रकाश को कुछ लोग, यानी प्रकाश कुछ चीज़ों की व्याख्या तरंग के आधार पर करता है, कुछ की व्याख्या तरंग के आधार पर नहीं कर सकता है। तो जिन चीज़ों की व्याख्या तरंग के आधार पर नहीं, यानी तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकता है, उनकी व्याख्या करने के लिए फोटॉन सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। तो फोटॉन सिद्धांत हम लोग पिछले वीडियो में हल्का सा पढ़े भी हैं और आगे भी अगर उसकी ज़रूरत आएगी तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्जाम में आया है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है तरंग एवं कण की होती है। फिर यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्यों सीधी रेखा में चलता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग पढ़ते जाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो क्यों सीधी रेखा में चलता है, ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। एक दिन मैंने तरंग दैर्घ्य को समझाया था, आज फिर बता दे रहे हैं कि तरंग दैर्घ्य होता क्या है। तो हम बड़ा वाला तरंग दैर्घ्य बताते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अगर ऐसे इस तरह से तरंगें चलती हैं ऐसे, तो मैंने कहा था कि जो ये ऊंचाई वाली चीज़ें होती हैं इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग और इसको भी बोलते हैं स्ट्रिंग। देख लीजिए, स्ट्रिंग। इसको बोलते हैं गर्त, गर्त, इसको भी बोलते हैं गर्त। और एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग के बीच की दूरी जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, यानी तरंग दैर्घ्य दूरी का मात्रक है। एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्घ्य। ये तरंगें बनती कहाँ हैं, जैसे जल है, जल में हम लोग कंकड़ का टुकड़ा मार देते हैं तो देखिए इस तरह से लहर की तरह चलने लगती हैं। तो जो ऊपर उठते हैं, दो ऊपर उठी हुई लहरों के बीच की दूरी जो होती है उसी को तरंग कहते हैं। तो दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी को हम लोग ये कहते हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। अब एक चीज देखिए कि यही तरंग दैर्घ्य नहीं है, तरंग दैर्घ्य तो ये भी हो सकता है। दो गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं, दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये प्रकाश की बात आ रही है, ये तरंग दैर्घ्य मैंने समझाया। भाई प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है, हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है। तो प्रकाश की सीधी रेखा में चलने का एक ही वजह है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है बहुत छोटा है। ये ऐसे ऐसे है और देखिए ये इनके बीच की दूरी बहुत कम है। तो यानी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसीलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ये सब क्वेश्चन एक ही एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग ढंग से क्वेश्चन एराइज होते हैं। बट आप अगर हर क्वेश्चन को एक बार देखे रहेंगे तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आसानी से पकड़ लेंगे। देखिए, आपकी सफलता का एक ही राज है कि अभी तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को पकड़िए। खास करके मैं तो यही किया हूँ। वैसे बेसिकली मैंने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन बिना प्रश्नों के पढ़े आप ज्ञानी हो के नौकरी नहीं पा सकते। नौकरी पाने के लिए आपको क्वेश्चन का कलेक्शन देखना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नहीं कि आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी भर्ती परीक्षा हो, उसी का पैटर्न, हाँ पैटर्न एक बार वही फॉलो कीजिए, लेकिन उससे संबंधित जो टॉपिक हैं जितने भी एग्जाम में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को देखने का दायित्व आपका बनता है। जब तक सबको देखेंगे नहीं, जब तक आप इस पर टाइम नहीं देंगे, तब तक सफलता आपके पास नहीं आने वाली है। और कंपटीशन की दुनिया में इतनी भीड़ है, जब तक आप लड़के आगे नहीं आएंगे तब तक सफल नहीं हो सकते हैं। और लड़के आगे आने के लिए आपको बता दें कि जो बंदा सुबह 4 बजे से उठ करके 3 घंटा, केवल 3 घंटा, 4 3 7 घंटे, यानी कुल मिला जुला के 3 घंटे 7 बजे तक पढ़ लेता है, 3 घंटे सुबह पढ़ लेता है, 3 घंटे शाम, लेकिन रोज़ पढ़ता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि जितने भी हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं
क्वेश्चन बता रहे हैं इसको लिखते भी जाइए, क्योंकि इतना बड़ा हमारा ये सिस्टम नहीं है कि हम सब कुछ आपको लिख के देते हैं, केवल आपको समझा सकते हैं। एक इंस्ट्रक्टर क्या होता है, केवल आपको बताएगा कि इस तरह से आएगा। तो आपको हम हर टॉपिक यानी विज्ञान का कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो नहीं बताएंगे। ये तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, बेसिक परीक्षाओं के लिए, जैसे हाई स्कूल इंटर के लिए भी हम विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा समय बाद, क्योंकि अब तो बोर्ड का एग्ज़ाम हो ही रहा है। अब ये सत्र चला जाएगा, अगले सत्र के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत ही बढ़िया क्लासेज चलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी ध्यान दें, उनमें एक आदत होती है एक चैनल से दूसरे चैनल पे कूदने की। तो आपको बता दें कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा चैनल देखिए, आप हमारा चैनल तभी देखिए जब आपको कंटेंट पसंद आए, जब आपको अच्छा लगे तभी देखिए। हाँ, एक कोशिश करेंगे कि अकेला हम क्या कर सकते हैं, तो अकेले कितने प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम शेयर करेंगे, 10 लोग भी देखेंगे, शेयर कर देंगे, तो बताइए कितने लोगों के बीच फैल जाएगा। तो ये उन लोगों के पास भी पहुंच जाएगा जो बेचारे बहुत दूर बैठे गाँव में बैठे हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है और फ्री क्लासेज नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ये उनके लिए तो रामबाण हो सकता है। तो इसलिए आप उन गरीब बच्चों के लिए भी पढ़ने की सामग्री उपलब्ध करवाने का काम करें। तो केवल आप इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।